नमस्कार, आप देख रहे हैं एनओआई 24 हिंदी चैनल। आज की तारीख है 15 अगस्त 2026, दिन है शनिवार। हिंदू पंचांग के अनुसार श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि शाम को 5:29 तक रहेगी। उसके बाद चतुर्थी तिथि जो है वो शुरू हो जाएगी। आज ही के दिन हरियाली तीज का पावन पर्व भी मनाया जा रहा है। अब बात करते हैं राहुल काल की, तो सुबह 9:07 से लेकर सुबह के 10:46 तक का समय जो है वो राहु काल का रहेगा। यानी कि आपको नया और कोई भी शुभ काम करने से बचना चाहिए। अब बात करते हैं शुभ मुहूर्त यानी कि अभिजीत मुहूर्त की, तो दोपहर के 11:59 से लेकर दोपहर के 12:52 तक का समय जो है वो आपके लिए अभिजीत मुहूर्त का रहेगा। इस टाइम पर आप कोई भी नया और शुभ काम कर सकते हैं। अब नजर डालते हैं इस बुलेटिन की अहम और बड़ी खबरों पर। सबसे पहली और अहम खबर की तरफ चलते हैं। लाल किले पर 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी की अगुवाई में विकसित भारत और युवा शक्ति का शंखनाद होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 अगस्त 2026 को दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले से देश के 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह की अगुवाई करेंगे। उसकी मुख्य थीम जो है विकसित भारत @2047 के निर्माण में युवा शक्ति की भूमिका और वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के ऐतिहासिक उत्सव पर आधारित रहेगी। इस भव्य राष्ट्रीय आयोजन में सुबह लगभग 7:30 बजे पारंपरिक ध्वजारोहण के बाद पीएम नरेंद्र मोदी राष्ट्र को संबोधन करेंगे, जहां देश भर के आमंत्रित करीब 5000 विशेष अतिथियों की मौजूदगी में पहली बार वंदे मातरम का सामूहिक गायन एक नया इतिहास रचेगा। कड़े सुरक्षा प्रबंधों और मौसम को ध्यान में रखते हुए की गई विशेष तैयारियों के बीच में इस पूरे समारोह का सीधा प्रसारण दूरदर्शन और प्रमुख समाचार चैनलों पर सुबह 6:30 बजे से शुरू हो जाएगा। इसी बीच अगली बड़ी और अहम खबर की तरफ चलते हैं। 1000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगे, चप्पे चप्पे पर नजर रहेगी। लाल किले के पास सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए हैं। कई रस्तों पर नो एंट्री भी होगी। 15 अगस्त के स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर दिल्ली के लाल किला और आसपास के इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था जो है बेहद कड़ी कर दी गई है। लाल किले की निगरानी के लिए 1000 से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जबकि संवेदनशील स्थानों पर ड्रोन से भी नजर रखी जा रही है। दिल्ली पुलिस के साथ अन्य सुरक्षा एजेंसियों के जवानों की बड़ी संख्या में तैनाती की गई है। नियमित गश्त व वाहनों की जांच बढ़ा दी गई है। सुरक्षा के मद्देनजर कई रस्तों पर ट्रैफिक डायवर्जन लागू किया गया। भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक लगाई गई है। पुलिस के मुताबिक इस बार ड्रोन रोधी प्रणाली में भी नए फीचर जोड़े गए हैं, ताकि स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान किसी भी संभावित खतरे से निपटा जा सके। वहीं दूसरी तरफ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया भर्ती 2026 के लिए विभिन्न कैडर के 395 पदों पर आवेदन का आज आखिरी मौका है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के विभिन्न स्पेशलिस्ट ऑफिसर एसओ कैडर के कुल 395 रिक्त पदों को भरने के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, जिसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट 15 अगस्त 2026 रात को 11:59 तक रहेगी। इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से बैंकिंग, आईटी, रिस्क मैनेजमेंट, लॉ जैसे अलग अलग विभागों में स्पेशलिस्ट अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी, जिसमें चयन लिखित परीक्षा यानी कि सीबीटी टेस्ट होगा और ग्रुप डिस्कशन व पर्सनल इंटरव्यू के आधार पर जो है टेस्ट लिया जाएगा। इच्छुक और एलिजिबल जो कैंडिडेट्स हैं इस गोल्डन अवसर का जो है लाभ उठा सकते हैं और अंतिम समय की तकनीकी दिक्कतों से बचने के लिए अधिकारी वेबसाइट पर जाकर तुरंत अपना ऑनलाइन फॉर्म और आवेदन शुल्क जमा कर सकते हैं। नजर डालते हैं अगली बड़ी और अहम खबर की तरफ। विभाजन की त्रासदी से सबक लेकर मजबूत भारत बनाए, बोले सीएम योगी। सबसे बड़ी पहचान भारतीय होने की हो। विभाजन विभिक्षा स्मृति दिवस पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने 1947 के विभाजन को मानवता के इतिहास का बेहद पीड़ादायक अध्याय बताया। उन्होंने कहा कि लाखों लोगों ने विभाजन और हिंसा का दर्द झेला है। इसके आने वाली पीढ़ी जो है विभाजन की सच्चाई बताना जरूरी है। योगी ने क्षेत्र, भाषा, जाति से ऊपर उठकर भारतीय पहचान को सबसे बड़ी पहचान बताया। उन्होंने देश की एकता, अखंडता और आत्मनिर्भरता मजबूत करने का आह्वान भी किया। इसी बीच योगी बोले 1947 के विभाजन और कत्लेआम के लिए कांग्रेस और सपा जिम्मेवार है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में विभाजन विभिक्षा समिति दिवस कार्यक्रम के दौरान 1947 के देश विभाजन और इस दौरान हुए दंगों के लिए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है। योगी ने कहा कि अगर उस समय नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री होता तो भारत का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता था। उन्होंने विभाजन को इतिहास के सबसे काले अध्यायों में से एक बताते हुए
कहा कि करोड़ों लोगों की विस्थापन झेलना पड़ा है और बड़ी संख्या में लोगों की हत्या हुई है। योगी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने सत्ता की लालसा में देश का विभाजन स्वीकार किया और आज भी उसकी यही मंशा है। उन्होंने सपा पर भी निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी ऐसे नेताओं का समर्थन कर रही है जिन पर विभाजन से जुड़े विवादित इतिहास वाले व्यक्ति के नाम पर विश्वविद्यालय बनाने का आरोप है। योगी की यह टिप्पणी सपा नेता शिवपाल यादव की आजम खान से मुलाकात के बाद उस बयान के बाद सामने आई है जिसमें सपा सरकार बनने पर आजम खान को गृह मंत्री बनने की बात कही गई थी। अब बात करते हैं राष्ट्रपति मुर्मू की। राष्ट्रपति मुर्मू बोली कि सिंधु जल संधि निलंबित करना राष्ट्रीय हित में, किसानों को होगा इससे फायदा। 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र के नाम संबोधन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि आतंकवाद को पनाह देने वाले देश के साथ सिंधु जल संधि को निलंबित करना राष्ट्रीय हित में है। इसका विशेष लाभ किसानों को ही मिलेगा। उन्होंने कहा कि भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहा है और देशवासियों को राष्ट्र के प्रति सदैव जागरूक रहना चाहिए। राष्ट्रपति ने पिछले एक दशक में भारत के तेज और समावेशी विकास का उल्लेख करते हुए कहा कि 25 करोड़ से अधिक लोग जो है गरीबी से बाहर निकले हैं और करीब 59 करोड़ लोग जन धन योजना के जरिए बैंकिंग व्यवस्था से भी जुड़े हैं। उन्होंने छात्रों को देश का भविष्य बताते हुए कहा कि उनके वर्तमान और भविष्य की सुरक्षा के लिए सरकार और समाज की संयुक्त प्रयास जरूरी है। राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि भारत की विदेश नीति राष्ट्रीय हित पर आधारित है और देश ग्लोबल साउथ अग्रणी भूमिका निभा रहा है। अब बात करते हैं राजनीत सिंह की। तो पिछले 12 साल में डिफेंस सेक्टर में कहां से कहां पहुंच गया है भारत। राजनाथ सिंह ने गिनाई एक एक उपलब्धि। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया कि पिछले 12 वर्षों में भारत के रक्षा क्षेत्र में बड़ा बदलाव हुआ है। रक्षा उत्पादन 2014 के 46,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 2025-26 में रिकॉर्ड जो है 1.78 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया है। रक्षा निर्यात में भी 686 करोड़ से बढ़कर 38,424 करोड़ रुपए हो गए। वहीं रक्षा बजट की अगर बात की जाए तो 2.53 लाख करोड़ से बढ़कर 7.85 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया। आरडी की अगर बात की जाए रिसर्च एंड डेवलपमेंट बजट की तो 15,283 करोड़ से बढ़कर 29,100 करोड़ रुपए तक हो गया है। वहीं दूसरी तरफ आज ही के दिन 78 गैलेंट्री अवार्ड का ऐलान किया गया। जवानों के साहस को सलाम है। 13 बहादुरों को मरणोपरांत दिया जाएगा पुरस्कार। स्वतंत्रता दिवस 2026 की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सेना और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के जवानों के लिए 78 वीरता पुरस्कारों को मंजूरी दे दी है, जिसमें 9 कीर्ति चक्र, 19 शौर्य चक्र, 36 सेना मेडल वीरता चक्र और 3 नौसेना मेडल वीरता, 5 वायुसेना मेडल वीरता शामिल है। इन पुरस्कारों में 13 जवानों को मरणोपरांत सम्मान दिया जाएगा, जिसमें 7 कीर्ति चक्र, 1 शौर्य चक्र और 5 सेना मेडल शामिल होंगे। कीर्ति चक्र असाधारण बहादुरी, शौर्य चक्र वीरता पूर्ण कार्यों के लिए दिया जाता है, जबकि राष्ट्रपति ने भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के बहादुर जवानों के साहस व कर्तव्य के प्रति समर्पण को सम्मानित किया है। अब बात करते हैं एयर इंडिया की। तो बैंकॉक एयरपोर्ट पर 28 घंटे से फंसे हुए हैं 200 भारतीय। एयर इंडिया की फ्लाइट में तकनीकी खराबी की वजह से ये दिक्कत सामने आई। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में एयरपोर्ट पर करीब 200 भारतीय यात्री 28 घंटे से फंसे हुए मिले। यात्रियों को एयर इंडिया की फ्लाइट से भारत लौटना था, लेकिन उड़ान भरने के बाद तकनीकी खराबी के कारण विमान रनवे से वापस लौट आया। यात्रियों का आरोप है कि उन्हें न तो समय पर दूसरी फ्लाइट की व्यवस्था दी गई, न ही रिफंड की स्पष्ट जानकारी मिली है। कई यात्रियों में मध्य प्रदेश के लोग भी शामिल थे। यात्रियों के मुताबिक उन्हें कभी एयरपोर्ट तो कभी होटल भेजा गया। लंबे इंतजार के बावजूद स्थिति स्पष्ट नहीं की गई। विमान में छोटे बच्चे और महिलाओं समेत कई यात्री मौजूद थे। एयर इंडिया ने शुक्रवार को शाम 7:15 पर फ्लाइट रवाना करने की बात कही थी, लेकिन बाद में बोर्डिंग भी शुरू हुई, लेकिन रात के 8 बजे तक उड़ान नहीं भरी सकी। बात करते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की। तो भारत पर अमेरिका का नया आरोप, चीन के शैडो ट्रांसशिपमेंट नेटवर्क में शामिल होने का दावा किया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के व्यापारिक सलाहकार पीटर नावारो ने भारत पर चीन के साथ मिलकर अमेरिकी टैरिफ से बचने में मदद करने का आरोप लगाया है। नावारो ने व्हाइट हाउस की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि भारत समेत करीब 40 देश चीन के कथित शैडो ट्रांसशिपमेंट नेटवर्क का हिस्सा है, जिसके जरिए चीनी सामानों की रीपैकेजिंग
रीलेबलिंग या फिर मामूली प्रोसेसिंग के बाद तीसरे देशों से अमेरिका भेजा जाता है। रिपोर्ट में गुजरात, चेन्नई और पुणे जैसे भारतीय उत्पादन केंद्रों का उल्लेख भी किया गया। नाबार्डो का दावा है कि इस तरह की व्यवस्था से अमेरिका को हर साल करीब 19 से 26 अरब डॉलर के टैरिफ का नुकसान हो रहा है। अमेरिकी उद्योग व रोजगार प्रभावित हो रहा है। भारत अमेरिका के बीच व्यापार और टैरिफ को लेकर बातचीत के बीच ये बयान भारत पर दबाव बढ़ाने की अमेरिकी रणनीति की ओर से देखा जा रहा है। रिपोर्ट में भारत के अलावा मेक्सिको, कनाडा, यूरोपीय संघ, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों पर भी सवाल उठाए गए हैं। अगली बड़ी खबर नैनीताल से आ रही है, जहां नैनीताल में बड़ा सड़क हादसा हो गया। खाई में गिरा टेम्पो ट्रेवल, 2 की मौत हो गई। नैनीताल में रामगढ़ में मुक्तेश्वर की ओर से लुक्ताधार के पास शुक्रवार को 22 यात्रियों से भरा टेम्पो ट्रेवलर अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरा। इस हादसे में 2 यात्रियों की मौत हो गई, जबकि 20 को एसडीआरएफ और एनडीआरएफ और जिला पुलिस की संयुक्त टीम ने रेस्क्यू कर सुरक्षित बाहर निकाल लिया। हादसे की सूचना दोपहर करीब 1:30 बजे के आसपास जिला नियंत्रण कक्ष को मिली थी, जिसके बाद एसडीआरएफ टीम मौके पर पहुंचकर राहत व बचाव अभियान शुरू कर दिया। रेस्क्यू टीम ने जरूरी उपकरणों की मदद से दुर्घटनाग्रस्त वाहन तक पहुंचकर यात्रियों को बाहर निकाला और मृतकों के शवों को पुलिस के हाथ सौंप दिया गया है। नजर डालते अगली बड़ी और अहम खबर पर। रिलायंस और रोल्स रॉयस की बड़ी साझेदारी, भारत में बनेगा एएमसीए फाइटर जेट का इंजन। भारत के स्वदेशी फाइटर जेट प्रोग्राम एएमसीए को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। रिलायंस इंडस्ट्रीज और ब्रिटेन की रोल्स रॉयस ने भारत के एडवांस मीडियम कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट के लिए स्वदेशी कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट इंजन विकसित करने और बनाने की दिशा में साझेदारी की है। दोनों कंपनियां इंजन के डिजाइन, डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी क्षमताएं भारत में विकसित करने पर काम करेंगे। इसके तहत भारत में एक एरोस्पेस, गैस टर्बाइन कॉम्प्लेक्स व पावर पॉपुलेशन टेक्नोलॉजी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस विकसित करने की संभावनाओं की तलाश जारी हो गई है। एएमसीए भारत की अगली पीढ़ी का स्टील फाइटर जेट प्रोग्राम है, जिसके लिए आधुनिक इंजन को लेकर सबसे अहम तकनीकों में से माना जा रहा है और इस साझेदारी से भारत में फाइटर जेट इंजन की एंड टू एंड टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग क्षमता विकसित करने में मदद मिल सकती है, जिससे भविष्य में स्वदेशी और विदेशी तकनीक और सप्लाई पर निर्भरता कम करने की दिशा में इसे अहम कदम भी माना जा रहा है। अब बात करते हैं राजस्थान की। तो राजस्थान की एचपीसीआर रिफाइनरी में फिर से लग गई आग। ऑयल लीकेज से हुआ ये हादसा। राजस्थान में बाड़मेर स्थित एचपीसीआर रिफाइनरी में शुक्रवार को एक बार फिर से आग लगने की घटना सामने आई है। जानकारी के मुताबिक सीडीयू यूनिट में ऑयल लीकेज के कारण आग लगी, जिसे मौके पर मौजूद टीम ने करीब 15 मिनट में बुझा दिया। घटना में किसी भी बड़े नुकसान या फिर जनहानि की सूचना नहीं मिली है। खास बात यह है कि रिफाइनरी के उद्घाटन से ठीक एक दिन पहले भी यहां आग लगने की घटना सामने आई थी। लगातार दूसरी बार आग लगने से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं। फिलहाल घटना के कारणों की जांच चल रही है और संबंधित टीमों द्वारा स्थिति का जायजा भी लिया जा रहा है। अब बात करते हैं योगी सरकार की। तो योगी सरकार ने मिलावटखोरों पर कसा शिकंजा। पनीर की गुणवत्ता को लेकर 25 इकाइयों पर बड़ी कार्रवाई की गई। यूपी में मिलावटी खाद्य पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान में गाजियाबाद, मथुरा, सहारनपुर की 25 इकाइयों पर कार्रवाई की गई है। जांच के दौरान पनीर निर्माण में औद्योगिक रसायन, रिफाइंड तेल के इस्तेमाल समेत कई अनियमितताएं मिली है। टीमों ने 7,686 किलो खाद्य सामग्री नष्ट करवाई और 2,131 किलोग्राम सामग्री अपमिश्रक जब्त किए गए हैं। कुल 72 नमूने जांच के लिए भेज दिए गए, जबकि गंभीर मामलों में 6 एफआईआर दर्ज करवाई गई हैं। अगली बड़ी खबर बिहार से आ रही है। बिहार के विश्वविद्यालयों में एंटी रैगिंग और एंटी बुलिंग सेल होंगे प्रभावी। हर कैंपस में खुलेगा मनोवैज्ञानिक परामर्श केंद्र। बिहार के राज्यपाल व कुलाधिपति सैयद अता हसैन से सभी विश्वविद्यालयों में एंटी रैगिंग और एंटी बुलिंग सेल को प्रभावी ढंग से संचालित करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने विद्यार्थियों के लिए मनोवैज्ञानिक परामर्श केंद्र खोलने और उनकी समस्याओं का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करने को कहा है। विद्यार्थियों और विश्वविद्यालयों में पर्याप्त किताबों, समय पर वेतन, पेंशन, विद्यार्थियों को समय पर डिग्री देने पर जोर दिया गया। जयप्रकाश विश्वविद्यालय की समीक्षा बैठक में प्लेसमेंट, डिजिटल व्यवस्था, शोध, खेलकूद, सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के पर भी चर्चा की गई। अगली बड़ी खबर भोजपुर से आ रही है, जहां भरत तिवारी के परिवार ने ठुकराई सरकारी मदद। बोले पहले आरोपियों पर हो कार्रवाई, फिर नौकरी मुआवजे पर फैसला होगा। भोजपुर के बेलोटी गांव में पुलिस मुठभेड़ में भरत तिवारी की मौत के बाद सीएम सम्राट चौधरी ने परिवार को आर्थिक सहायता और एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने
देने का ऐलान किया है। हालांकि परिजनों ने फिलहाल इसे प्राथमिकता देते हुए सभी जिम्मेवार लोगों के खिलाफ कार्रवाई और निष्पक्ष जांच की मांग की है। परिवार ने भरत तिवारी को शहीद का दर्जा और घटना स्थल पर स्मारक बनाने की मांग भी की है। 17 जून की घटना की जांच सेवानिवृत्त हाईकोर्ट जज की अध्यक्षता वाले न्यायिक आयोग की अंतिम रिपोर्ट के आधार पर आगे बढ़ रही है। अब बात करते हैं वेदर की, तो स्वतंत्रता दिवस पर मानसून का भी साया मंडराएगा। कई राज्यों में हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान भी लगाया जा रहा है। 15 अगस्त 2026 को भारत में मानसून पूरी तरह से सक्रिय रहने के कारण दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश सहित देश के कई राज्यों में बादल छाए रहने और हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान जताया जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार इस दिन की यह तत्कालीन वायुमंडलीय स्थिति मौसम कहलाती है, तो जो समय के साथ तेजी से बदल सकती है। जबकि जून से सितंबर के दौरान लंबे समय से चला आ रहा मानसून का ये चक्कर भारत की जलवायु का ही हिस्सा है। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में 15 अगस्त को लेकर बारिश के आसार बने हुए। सुबह 4 बजे से लेकर 9 बजे तक अलर्ट जारी कर दिया गया है। दिल्ली में 15 अगस्त की सुबह आजादी के जश्न के बीच में बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने सुबह 4 बजे से लेकर 6 बजे तक 70% और 6 बजे से लेकर 9 बजे तक 60% की प्रेडिक्शन की है बारिश की। तो संभावना जताई जा रही है बारिश होने की। लाल किले पर समारोह के दौरान बादल छाए रहने और कुछ जगह पर हल्की बारिश के आसार भी हैं। दिल्ली में 20 अगस्त तक रुक रुक कर बारिश होने की संभावना भी जताई गई है। अगली बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है, जहां पैरोल खत्म होने के बाद फरार उम्र कैद का कैदी गिरफ्तार कर लिया गया। 14 महीने की बच्ची की हत्या के मामले में काट रहा था सजा। दिल्ली में 14 महीने के बच्चे के अपहरण व हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहा कैदी कलीम शेख पैरोल खत्म होने के बाद जेल नहीं लौटा, तो करीब 2 साल से वो फरार चल रहा था। दिल्ली हाईकोर्ट ने उसे अक्टूबर 2024 में 45 दिन की पैरोल दी थी, लेकिन अवधि पूरी होने के बाद उसे सरेंडर नहीं किया, तो पुलिस ने उसको गांधीनगर में होने की सूचना मिली, जिसके आधार पर 12 अगस्त को उसे गिरफ्तार कर लिया गया। यह मामला जनवरी 2013 में खजूरी खास थाने में दर्ज हुआ था, जब श्री राम कॉलोनी से 14 महीने का बच्चा लापता हुआ था। बाद में उसका शव बरामद किया गया था। जांच में पता चला कि कलीम शेख को गिरफ्तार किया गया और कड़कड़दुमा कोर्ट ने 6 दिसंबर 2017 को उसे उम्र कैद की सजा सुना दी थी। अगली बड़ी खबर खेल जगत से आ रही है, जहां टीम इंडिया को लगा बड़ा झटका। एशिया कप और एशियन गेम से बाहर हुई जेमिमा। बीसीसीआई ने रिप्लेसमेंट का किया ऐलान। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार बल्लेबाज जेमिमा की गंभीर चोट के कारण आगामी महिला विश्व कप और एशियन गेम से बाहर होगी। जेमिमा को 3 अगस्त को इंग्लैंड में द हैंडेड टूर्नामेंट के दौरान दाहिने पैर में हाई ग्रेड हैमस्ट्रिंग टियर हुआ था और बीसीसीआई की मेडिकल टीम ने जांच के बाद उन्हें टूर्नामेंट से बाहर रखने का फैसला किया। जेमिमा की जगह महिला एशिया कप के लिए प्रतिका रावल को भारतीय टीम में शामिल किया गया। भारत एशिया कप में 30 अगस्त को थाईलैंड के खिलाफ अपना पहला मुकाबला खेलेगा, जबकि इसके बाद हांगकांग, चाइना और पाकिस्तान से भी मैच होना है। प्रतिका रावल अब तक भारत के लिए कोई T20 इंटरनेशनल मुकाबला उन्होंने नहीं खेला, तो उनके लिए यह पहला मुकाबला रहेगा। अगली बड़ी खबर पड़ोसी देश पाकिस्तान से आ रही है, जहां शहबाज शरीफ की भारत को धमकी बोले अजीत डोभाल ने दिया सख्त संदेश। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सिंधु जल संधि को पाकिस्तान की रेड लाइन बताते हुए भारत को अपने रुख पर पुनर्विचार करने की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होने पर पाकिस्तान की ओर से जवाब दिया जाएगा। वहीं एनएसए अजीत डोभाल ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए दुश्मनों को कड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि भारत की उदारता और सहनशीलता को कमजोरी समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। अगली बड़ी खबर चमोली से आ रही है, जहां चमोली टनल हादसा हो गया। 7 मजदूरों की मौत हो गई है, जबकि 3 लापता है। पानी के रिसाव से रेस्क्यू में मुश्किल आ रही है। चमोली की विष्णुगांड पीपल कोटी जल विद्युत परियोजना की सुरंग में लैंडस्लाइडिंग के बाद 7 मजदूरों की मौत की पुष्टि हो गई है, जबकि 3 अभी भी लापता है। टनल में लगातार पानी भरने से बचाव अभियान में काफी दिक्कत आ रही है। 5 डिवाटरिंग पंपों से पानी निकाला जा रहा है, लेकिन लगभग उतनी ही तेजी से पानी फिर से सुरंग में रिस रहा है। हादसे में 12 घायल मजदूरों को अस्पताल में इलाज के लिए भेज दिया गया, जबकि रेस्क्यू ऑपरेशन अभी जारी है। बढ़ते हैं अगली बड़ी और अहम खबर की तरफ। कांग्रेस की मेलोनी पर टिप्पणी से मचा बवाल। एमईए की नसीहत, कहा विदेशी नेताओं पर सियासी बयान में सम्मान जरूरी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के संदर्भ वाली टिप्पणी पर विवाद के बीच में विदेश मंत्रालय ने विदेशी नेताओं से जुड़ी राजनीतिक टिप्पणियों में संयम और सम्मान बरतने की अपील की है। एमईए प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा
कि भारत और इटली के संबंध मजबूत है और दोनों देशों के रिश्तों को और बेहतर बनाने के लिए सभी मुद्दे सम्मान के साथ उठाए जाने चाहिए। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति पर निशाना साधते हुए कहा कि इसे नेताओं को गले लगाने तक सीमित कर दिया गया है, जिसके दौरान कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने मेलोनी का संदर्भ भी दिया। इस पर भाजपा ने राहुल गांधी की आलोचना करते हुए उनकी टिप्पणी को महिलाओं के प्रति अपमानजनक बताया और भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि राहुल गांधी पर राजनीतिक मर्यादा पार करने का भी आरोप लगाया गया है। अब बात करते हैं टेक न्यूज की, तो बीएसएनएल का धमाकेदार ऑफर, केवल ₹1 में अनलिमिटेड कॉलिंग और डेटा मिल जाएगा। जियो एयरटेल के इससे पसीने छूट गए हैं। बीएसएनएल ने स्वतंत्रता दिवस 2026 के मौके पर फ्रीडम 2.0 ऑफर लॉन्च किया है, जिसमें नए ग्राहकों को सिर्फ ₹1 में नया सिम दिया जा रहा है, जिसके साथ 24 दिनों तक अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग, रोज 1 GB डेटा और 100 SMS की सुविधा मिलेगी। ये ऑफर 12 अगस्त से शुरू होकर 12 सितंबर 2026 तक लागू रहेगा। बीएसएनएल का ये ऑफर खास तौर पर नए सिम एक्टिवेशन वाली ग्राहकों के लिए जो कम कीमत में नेटवर्क और सेवाओं का आजमाना चाहते हैं। नजर डालते हैं अगली बड़ी और अहम खबर पर। पिक्सल फोल्ड के बाद अब एप्पल फोल्ड की बारी है। क्या गूगल को टक्कर दे पाएगा एप्पल का नया फोल्ड? जानते हैं पूरी खबर इस बुलेटिन में। गूगल ने अपना नया पिक्सल 11 प्रो फोल्ड लॉन्च करके फोल्डेबल स्मार्टफोन बाजार में मुकाबला और तेज कर दिया। फोन में 8 इंच का इनर डिस्प्ले, 6.5 इंच की कवर स्क्रीन, 16 GB रैम, टेजर G6 चिप जैसे फीचर दिए गए हैं। वहीं एप्पल के पहले फोल्डेबल आईफोन को लेकर सितंबर 2026 में लॉन्च की उम्मीद जताई जा रही है। ऐसे में आने वाले समय में गूगल और एप्पल के बीच में प्रीमियम फोल्डेबल फोन की सीधी टक्कर देखने को मिल सकती है। हालांकि एप्पल फोल्ड की आधिकारिक सब स्पेसिफिकेशन और कीमत सामने आने के बाद ही ये साफ हो पाएगा कि पिक्सल 11 प्रो फोल्ड की फीचर, कैमरा, परफॉर्मेंस, कीमत के मामले में कितनी चुनौती दे रहे हैं। बढ़ते हैं अगली बड़ी और अहम खबर की तरफ। टेक विज 2026 में देश भर के छात्रों ने दिखाई क्रिएटिविटी। वसंत वैली स्कूल बना ओवरऑल चैंपियन। वसंत वैली स्कूल में आयोजित 2 दिवसीय टेक विज 2026 प्रतियोगिताओं का शुक्रवार को पुरस्कार वितरण समारोह के साथ समापन हो गया। देश भर के करीब 20 स्कूलों से आए छात्रों ने रोबोटिक्स, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, मल्टीमीडिया, बिजनेस आइडिया से जुड़ी प्रतियोगिताओं में अपनी प्रतिभा दिखाई है। छात्रों ने तकनीकी समझ, राजनीतिक सोच, टीम वर्क, प्रेजेंटेशन स्किल्स का शानदार प्रदर्शन किया है। प्रतियोगिता का उद्देश्य युवाओं में इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप की सोच को बढ़ावा देना। विभिन्न प्रतियोगिताओं ने शानदार प्रदर्शन के दम पर वसंत वैली स्कूल ने ओवरऑल चैंपियन का खिताब अपने नाम कर लिया। आयोजन के छात्रों को तकनीक और क्रिएटिविटी के जरिए भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करने के लिए मंच भी दिया है। अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल के वन मित्रों को हर महीने मिलेंगे 12,000 रुपए। 17 अगस्त को स्कूलों में रहेगी छुट्टी। सीएम सुक्खू ने की कई घोषणाएं। हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वन मित्रों का मासिक मानदेय 10,000 से बढ़ाकर 12,000 करने की घोषणा की है। इसी के साथ उन्होंने 15 अगस्त के कार्यक्रमों को बदले 17 अगस्त 2026 को प्रदेश के सभी स्कूलों में छुट्टी का ऐलान कर दिया। वन महोत्सव के तहत 7,000 हेक्टेयर भूमि पर 50 लाख से अधिक पौधे लगाने लक्ष्य रखा गया। सीएम ने तहसील का दर्जा, भराड़ी को तहसील का दर्जा देने के साथ साथ घुमावरी कॉलेज में एमबीए, एमसीए और एमटीए की कक्षाएं शुरू करने समेत कई घोषणाएं की हैं। अब बात करते हैं सीएम मोहन यादव की, तो सीएम मोहन यादव ने किसानों को बताया कमाई बढ़ाने का तरीका। बोले सिर्फ फसल नहीं, ये भी काम करने जरूरी है। सीएम मोहन यादव ने विदिशा में बलराम कृषि महोत्सव पर वर्चुअल संबोधन करते हुए किसानों से पारंपरिक खेती के साथ साथ नई तकनीक, प्राकृतिक खेती और फूड प्रोसेसिंग अपनाने की अपील किया। उन्होंने कहा कि फसल को कच्चे रूप में बेचने के बजाय आटा, दाल जैसे वैल्यू एडिड उत्पाद तैयार करने पर आमदनी बढ़ने के अवसर मिल सकते हैं। सीएम ने खेती में ड्रोन तकनीक, महिला सशक्तिकरण का जिक्र भी किया। इस दौरान उन्होंने ड्रोन दीदी प्रभा वर्मा से संवाद किया, जिन्होंने 1160 स्प्रे करके 3 लाख रुपए से अधिक की कमाई की जानकारी की है। अगली बड़ी खबर पंजाब से आ रही है, जहां इस स्वतंत्रता दिवस पे स्वस्थ पंजाब की बात कही है। भगवंत सिंह मान सरकार की मुख्यमंत्री सेहत योजना के तहत 6 लाख से अधिक का उपचार हुआ है। पंजाब की मुख्यमंत्री सेहत योजना के तहत पिछले 7 महीनों में 6 लाख से अधिक उपचार दर्ज किए गए। योजना में प्रति परिवार सालाना 10 लाख रुपए तक कैशलेस इलाज की सुविधा दी जा रही है और 880 अस्पताल जो है सूचीबद्ध किए गए। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह के अनुसार इसमें करीब 2 लाख डायलिसिस, 60,000 से अधिक कैंसर उपचार, 10,000 से ज्यादा
एंजियोग्राफी, पीटीसीए प्रतिक्रियाएं शामिल हैं। सरकारी व निजी अस्पतालों में इलाज के जरिए गंभीर बीमारियों से जूझ रहे परिवारों को आर्थिक राहत मिलने का दावा भी किया गया है। अगली बड़ी खबर मेरठ से आ रही है, जहां अक्षय जैन बने सपा व्यापार सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष। समाजवादी पार्टी ने संगठन विस्तार के तहत मेरठ के अक्षय जैन हरित को समाजवादी व्यापार सभा का प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया। यह नियुक्ति सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश और प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल की संस्तुति पर प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप जायसवाल ने की है। इसके अलावा अतीत अग्रवाल अलीगढ़ को भी प्रदेश उपाध्यक्ष, गौरव गोयल हापुड़ को प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य, नीरज कुमार जैन अलीगढ़ को महानगर अध्यक्ष और मोहम्मद आरिफ रामपुर को जिला अध्यक्ष बनाया गया है। अक्षय जैन इससे पहले समाजवादी व्यापार सभा में प्रदेश सचिव और मेरठ मंडल प्रभारी की जिम्मेवारी संभाल चुके हैं। ये थी अब तक की मुख्य और बड़ी खबरें। ऐसी और खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आपसे आने वाली खबरें मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, सुरक्षित रहें, हम यही दुआ करते हैं। धन्यवाद जी।